नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। ट्रंप ने अपना ऑफिशियल अनाउंसमेंट यानी कि आधिकारिक घोषणा 27% जो टैरिफ उन्होंने अनाउंस किया है उसकी कर दी है। और उसके बाद अब अटकलें लग रही हैं कि आखिर भारत की आर्थिक व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि कुछ कुछ जो आर्थिक सेक्टर्स हैं उसमें काफी नुकसान हो सकता है, उस पर काफी उसका भारी असर देखने को मिल सकता है। हमारी आर्थिक व्यवस्था क्या पूरी तरह से डामाडोल हो जाएगी या अभी भी कुछ गुंजाइश बची है? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा इस समय जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है फेडरल देश पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल सर यही है कि जो ये 27% की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है, क्या ये उसका असर है कि हम बराबर से बातचीत डोनाल्ड ट्रंप से नहीं कर पाए, जैसे बाकी कुछ देशों ने भी किया और कहा कि नहीं भाई, हमें आप मंजूर नहीं है, लेकिन भारत ने सरेंडर कर दिया। इस तरीके की बातें भारत की तरफ से कही जा रही थी। नहीं, ये तो ज्यादती होगी। देखिए, पूरे दुनिया पर इन्होंने लागू कर दिया है। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाया है भाई। तो वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उससे उस पे प्रभावित होगी और नकारात्मक उसका असर होगा। और उनकी अपनी अर्थव्यवस्था पे, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक असर होगा। तो ये तो जैसे हमारे हम लोग कहते हैं ना गांव में कि ओखली में सर दे दिया ट्रंप साहब ने, अब मूसल पड़ना शुरू होंगे। इनको हर तरीके से मूसल पड़ेंगे इनके सर पे। क्योंकि एक तो आम आदमी अमेरिका का जो है वो ही त्राही त्राही कर रहा है, वैसे ही त्राही त्राही कर रहा है। इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो बहुत कम हो चुकी थी। पिछले 2 महीने से ये राज कर रहे हैं, वो बिल्कुल राज ही कर रहे हैं। प्रजातंत्र में कोई किसी पर राज नहीं करता, मगर ये तो ऐसे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जो जैसे ये राजा हों। तो जिसका असर ये हुआ है कि एक ऐसे प्रजातांत्रिक देश में जो एक 250 साल पुरानी प्रजातंत्र है, वहां पर आम जनता सड़क पे उतर रही है। उनकी अप्रूवल रेटिंग कम हो गई है और ये स्थिति और गंभीर होगी नीलू जी आगे चलते हुए, इस वजह से क्योंकि असर बड़ा साफ है। जैसे टैरिफ बढ़ेगा तो इसका असर ये होगा कि वैसे तो ट्रंप कहते हैं कि अरे हमने टैक्स लगाया है हम उन लोगों पर जो हमारे देश में निर्यात करते हैं। अरे भाई, उनके अगर पदार्थ नहीं आएंगे आपके देश में, मतलब यूएसए में, तो वो पदार्थ या फिर मिलेंगे नहीं या फिर उनका दाम बढ़ जाएगा। क्योंकि जाहिर है अगर 20% की टैरिफ रेट लग गई तो आपने तो, सरकार ने तो टैक्स ले लिया, अमेरिकी सरकार ने टैक्स ले लिया ये टैरिफ रेट। तो भाई टैरिफ रेट जब लग गया तो वो जो सेलर है वो तो दाम बढ़ा करके बेचेगा ना। तो टैरिफ इज अ टैक्स, सीधी सी बात है कंज्यूमर पे। मोटी बात ये समझना जरूरी है, जिससे मुद्रास्फीति दर यानी महंगाई दर बढ़ेगी और जो वैसे ही कंज्यूमर परेशान है वो और परेशान हो जाएगा। तो पहली बात तो ये आपके श्रोताओं को समझना जरूरी है, इसका असर राजनीतिक होगा। क्यों मतलब, और ये सोचना पड़ेगा ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को कि इसका असर हमारे ऊपर मुफीद नहीं होने वाला, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में टैरिफ लगाने से अगर आएगी तो वो 3-4 साल बाद आएगी। उसको लगते, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को लगते लगते हमारे देश में समय लगेगा। तो वही आप क्या समझते हैं कि अगर किया और होंडा और टोयोटा गाड़ियां बेच रहे हैं आज अमेरिका में, तो उनकी गाड़ियां महंगी हो गई। अच्छा, तो उनके बनिस्पत जो अमेरिकी मैन्युफैक्चरर है कार का, जैसे जनरल मोटर्स और फोर्ड, तो उनकी गाड़ियां थोड़ी सी सस्ती होंगी तो उनका दाम बढ़ेगा, उनका डिमांड बढ़ जाएगी। बड़ी अच्छी बात है। मगर आप क्या समझते हैं कि फोर्ड और जनरल मोटर्स अपनी गाड़ियों का दाम उसी प्रकार से नहीं बढ़ा देंगे जिस प्रकार से ये जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं उनका दाम बढ़ जाएगा?
बढ़ा ही देंगे, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। तो असर क्या हुआ? नकारात्मक असर हुआ उनकी अर्थव्यवस्था पे। टैरिफ की वजह से प्राइस दाम बढ़ गए, हर चीज के दाम बढ़ गए और इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई। ऐसी स्थिति में जब आप पा ये रहे हैं कि अमेरिका में जो विषमताएं हैं बढ़ती चली जा रही हैं और वेज रेट्स बढ़ नहीं रही, तो ये तो अमेरिका पे असर हो गया। अब चलिए हम भारत पे आ जाते हैं। तो आप भारत पे अगर असर पूछना चाहती हैं तो पहले पूछ लीजिए, फिर मैं जवाब देता हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो 27% जो लगाया है और बाकी जो देश हैं जैसे कि चाइना के ऊपर ज्यादा लगी है टैरिफ, जापान के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगी है, तो ये क्या मेहरबानी है कोई मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती थी, क्या उसकी मेहरबानी के चलते ना ना भारत पर टैरिफ लगा है? ना ना, कतई नहीं, कतई नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका एक फॉर्मूला है, उनका एक फॉर्मूला है जिसके आधार पे वो अन्य देशों पे आघात कर रहे हैं। तो हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि थोड़ा बहुत ट्रंप और उनके एडवाइजर्स, नीति निर्माता जो हैं, उनको कुछ अच्छी सलाह दे रहे हैं कि वैसे टैरिफ लगाना तो बेवकूफ़ी है, मगर वो हम अगर मान के चलें कि भाई वो उन्होंने तो निर्णय ले लिया है कि टैरिफ लगा रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमको इससे क्या फायदा होगा, और हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उनके मुकाबले हमको क्या मिलने वाला है। तो पहली 2-3 चीजें हमको समझना आवश्यक ये है कि कई ऐसे पदार्थ हैं जो हमारा देश निर्यात उन्हें करता है जिस पे रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने नहीं लगाया। तो वो बड़े बड़े पदार्थ ये हैं, मैं गिना देता हूं। पहला तो वो है कि सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हमको मालूम है कि हमारे देश से काफी बड़ी मात्रा में पिछले 3-4 साल से एप्पल के फोन असेंबल होकर के वो मतलब बन करके तो आते हैं वियतनाम, चाइना से, और फिर उसके बाद असेंबल हमारे यहाँ होते हैं और डब्बा लगता है और फिर हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो एक्सपोर्ट काफी मात्रा में बढ़ा है, वो बढ़ करके लगभग $10 बिलियन 2023 में हो गया था। वो ये आंकड़े सबसे मतलब आखिरी साल के मेरे पास हैं, क्योंकि हमारा कुल निर्यात उनके वहां के लिए, यूएसए के लिए करीब 70-75% बिलियन डॉलर है, और उसमें से $10 बिलियन का फोन का मूल्य है। तो उस पे टैरिफ नहीं लगा है। मतलब उनके उपभोक्ताओं के लिए ये फायदेमंद चीज है कि उनके फोन्स महंगे नहीं होंगे, पहली बात। मतलब ये सारे देशों पे ये बात लागू है कि सेमीकंडक्टर्स पे टैरिफ नहीं लगा, पहली बात। दूसरी बात, हम उनको दवाएं भेजते हैं, भारी मात्रा में निर्यात करते हैं। जेनेरिक ड्रग्स, यानी कि जेनेरिक ड्रग्स क्या होता है, जरा सा आपके श्रोताओं को समझा देता हूं कि 2 तरीके की ड्रग्स होती हैं। एक पेटेंटेड होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं, जो केवल मैन्युफैक्चरर जिसने जिस दवा की इजाद की है रिसर्च करके उसका पेटेंट कर लेता है, तो फिर वो महंगे दाम पे अपने कॉस्ट ऑफ रिसर्च को पूर्णतः रिकवर करने के लिए वो दाम बढ़ा करके बेचता है। मगर ये पुराने पेटेंट वाली दवाएं अमेरिकी कंपनियों ने बहुत महंगी कर रखी थी, तो इस वजह से अमेरिका में भारत का दवाओं का निर्यात, जेनेरिक ड्रग्स का, वही दवाएं भारत में उत्पादित होती रहीं, और इसीलिए हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पनपती रही। और माना जाता है कि लगभग जेनेरिक्स का 35% अमेरिका का मार्केट भारतीय कंपनियों के हाथ में है। तो उन पे कोई टैरिफ नहीं लगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स तीसरा बड़ा पदार्थ ऐसा है जो हम निर्यात उनको करते हैं फोन्स के बाद। $7.5 बिलियन था। पहला सबसे बड़ा पदार्थ जो है
जिसपे टैरिफ लगा है वो है प्रेशस स्टोन्स, मेटल्स, कॉइन्स, पर्ल्स वगैरह। तो वो तो हमको असर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, अब तीसरी बात पे आ जाते हैं, क्योंकि हम उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको निर्यात करते हैं ऑटो कंपोनेंट्स। अब ऑटो कंपोनेंट्स की मात्रा कितनी है, मैं जरा सा अपनी लिस्ट में देख रहा हूं, अगर मिल जाता है उसका अलग कोई लिस्ट में, मगर वो लगभग $2.5 बिलियन का एक्सपोर्ट है, जहां तक मोटे तौर से मुझे याद पड़ता है। उस पे भी नहीं लगा है ऑटो कंपोनेंट्स। हम उनको गाड़ियां नहीं कोई निर्यात करते, मगर गाड़ियों को बनाने के लिए वहां जो गाड़ियां बन रही हैं, चाहे वो चीनी कंपनियों की गाड़ियां हों या कोरियन की हों या जापानियों की हों, वो अच्छा, तो ये हमारे लिए खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी हमारे लिए ये है कि हमारे पदार्थों पे, और ये ध्यान रखना आपके श्रोताओं को समझना जरूरी है कि हमारे एक्सपोर्ट्स वहां जो अमेरिका जो जाते हैं, निर्यात जो होता है, वो सर्विसेज का निर्यात बहुत बड़ी मात्रा में होता है। यानी कि इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स जो इन्फोसिस और टीसीएस और विप्रो इत्यादि जो हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं, उन पे निर्यात शुल्क नहीं है, ठीक है, आयात शुल्क नहीं है, यानी कि टैरिफ्स नहीं है। तो पदार्थों पे है सिर्फ। तो अच्छा, पदार्थों पे वापस चले आते हैं। मैं तो मोटी बात ये समझना आपके श्रोताओं को जरूरी था कि हम जो अमेरिका ने टैरिफ रेट लगाया है वो हमारे ऊपर 27% है। अभी तक केवल 2-3% हमारे पदार्थों पे था, मगर चीन पे कहीं ज्यादा है। चीन पे 54% है, वियतनाम पे 46% है, बांग्लादेश पे 37%, थाईलैंड पे 36%, इंडोनेशिया पे 32%। तो आप सोचिए कि जो ये हमारे एशिया के प्रतिस्पर्धी देश हैं, जो हमारे मतलब मिलते जुलते पदार्थ एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं अपने यहाँ से वहां, उनके ऊपर टैरिफ ज्यादा लगा कि यानी कि हमें हमारे लिए संभावनाएं हैं कि इसी इन प्रोडक्ट एरियाज में जहां हम उनसे compete कर रहे हैं वहां हमारा मार्केट बढ़ सकता है, अगर इंडियन प्रोड्यूसर्स इसका फायदा उठाएं तो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर, लेकिन सवाल ये है, आपने कहा कि अगर इंडियन प्रोड्यूसर्स इसका फायदा उठाएंगे तो हमें फायदा हो सकता है, लेकिन ये जो बातें अभी कही जा रही थी कि ये जो टैरिफ अनाउंसमेंट हुआ है, इससे आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाएगी, अलग अलग सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज है वो खत्म हो जाएंगी, इस तरीके की बातें कही जा रही थी। क्या खतरा इस तरीके का कोई भी भारत की अर्थव्यवस्था पे अभी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गहरा रहा है क्या? नहीं, देखिए, हमें ये चेतावनी जरूर है, हमें ये आगाह कर रहा है, इसलिए हमारी सरकार को पहली बात, और हमारे उत्पादकों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। वैसे ही हमारी इंडस्ट्री कोई बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत कंपेटिटिव नहीं है। चीन हमसे मैन्युफैक्चरिंग में कहीं आगे है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग तो कम, मैन्युफैक्चरिंग जो का योगदान हमारी जीडीपी में वो कम ही होता चला जा रहा है, मेक इन इंडिया के शोर के बावजूद। तो हमें चिंता अपने देश में नीतियों की, सही नीतियों की ज्यादा करनी चाहिए कि हमारी नीतियां क्यों सही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्री इन्वेस्ट नहीं कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग में वो कंपेटिटिव नहीं है। तो हमें चिंता उस बात की करनी चाहिए, और इसकी चिंता कम करनी चाहिए कि ये टैरिफ लग रहा है, क्योंकि वैसे भी हम कोई बहुत ज्यादा वहां पर एक्सपोर्ट करते नहीं हैं। हमें ये देखना होगा नीलू जी आगे चलते हुए, क्योंकि ये वर्ष एक अहम वर्ष है हमारे व्यापार को लेकर के, अमेरिका से व्यापार को लेकर के, क्योंकि अब ये भी निर्णय हुआ है ट्रंप के प्रशासन के आने के पश्चात कि भारत एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के संग करेगा सितंबर तक।
इस साल के सितंबर तक संभावना है कि एग्रीमेंट बन जाए। इसी वजह से हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी 2 बार अमेरिका जा चुके हैं। तो चर्चाएं दोनों देशों के बीच में शुरू हो गई हैं। तो ये जो टैरिफ लगे हैं, इसको इस ट्रेड एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तो इन पे हम और क्या लेन देन कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे नीति निर्माताओं को गहराई से गहन सोच करना पड़ेगा। तो एक तो ये भी बात ध्यान में रखना था प्रोफेसर मेहरोत्रा कि अभी सितंबर तक हमारे पास टाइम है, तो क्या सुधार की गुंजाइश और बढ़ेगी या चीजें यहाँ से खराब हो सकती हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, ये इस पर निर्भर करेगा कि हमारा रवैया क्या होगा और उनका रवैया क्या होगा इस वार्तालाप में। हमारा रवैया, जो रवैया अभी तक चीन, मेक्सिको और कनाडा का रहा है, जो बड़ा आक्रामक रहा है कि मतलब अगर तुम हमारे ऊपर आक्रमण करोगे तो हम भी तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे, और यूरोप भी इसी प्रकार का काम कर रहा है। बात यह है कि हम उतने सक्षम हैं ही नहीं कि हम इतना दमदार जवाब दे सकें। ये भी ध्यान रहे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कनाडा, चाइना और मेक्सिको पे कहीं ज्यादा निर्भर है बनिस्बत हमारी अर्थव्यवस्था पर। इसी वजह से उन तीनों देशों से उनका आदान प्रदान, हर प्रकार का आदान प्रदान, व्यापार ही नहीं, कहीं कहीं अधिक है। तो इस वजह से हम उनकी पूरे परिप्रेक्ष्य में बहुत बहुत बड़े अपने को नहीं समझना हमको चाहिए। वी आर वन ऑफ देयर स्मॉलेस्ट ट्रेड पार्टनर्स। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जरूर होगा, इसी वजह से हम मतलब गर्दन झुकाए रहते हैं हर समय, मगर हम उनके लिए बहुत छोटे खिलाड़ी हैं। तो अब ये जरूर है कि जब आदान प्रदान होगा, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा, तो ये मतलब सिद्धांत के रूप में ये निर्णय लिया गया है अभी कि वो जो आज $125 बिलियन का पूर्ण व्यापार है हमारा, आयात और निर्यात को मिला करके, तो उसको बढ़ा करके 125 बिलियन से उसको 500 बिलियन ले जाने का उद्देश्य है। अब ये कैसे होगा, कितने समय बाद पहुंचेगा, हम उस 500 बिलियन पहुंचेंगे कैसे, और किन पदार्थों पर आधारित होगा, कौन सी चीजें हम उनसे इंपोर्ट करेंगे, ये तो देखना पड़ेगा। क्योंकि अब वो चाहते हैं, देखिए कि जो क्रूड ऑयल हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, वो $4.5 बिलियन का वो एक बड़ा पदार्थ है जो हम उनसे आयात करते हैं, वो ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। वो दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, मतलब रिफाइन होने के बाद, क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे फर्टिलाइजर हुआ और एयरलाइन फ्यूल हुआ, इत्यादि इत्यादि। वो उसका $3.5 बिलियन है। तो वो भी और वो उसका निर्यात हमारे यहाँ बढ़ाना चाहेंगे। हम कोल उनसे आयात करते हैं, हम उनसे हीरे जवाहरात जो अनपॉलिश्ड है वो आयात करते हैं। तो देखिए ये पदार्थ हैं, अब इन सब को लेकर के चर्चा होगी, देखना पड़ेगा कि ये मतलब क्या क्या निकल के आता है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा आपके श्रोताओं को समझना, क्योंकि ये बार बार बात उठती रही है कि ये जो चर्चा होगी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, उसमें हमारे एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पे आयात शुल्क तो जो लगाया है ऐसा मतलब नहीं लगाया ऐसा नहीं है, उन्होंने आयात शुल्क लगा लिया है, टैरिफ्स लगा दिए हैं। हमारे 2 पदार्थ हैं जो बड़े मात्रा में अमेरिका को हम निर्यात करते हैं, एक है सी फूड और दूसरा है धान, मतलब चावल। तो डॉक्टर गुलाटी ये कह रहे हैं कि और देशों पे भी इस प्रकार का
टैरिफ लगा है, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन्होंने एक बेस टैरिफ तो हर दुनिया भर के हर देशों में 180 देशों पे लगा दिया 10% का। उसके अलावा अलग अलग देशों पे अलग अलग रेट पर उन्होंने ये आयात शुल्क लगाया है। तो पॉइंट ये है कि जो और देश हैं जो सी फूड और चावल को निर्यात करते हैं वहां, जैसे वियतनाम और थाईलैंड, उन पर जो आयात शुल्क लगा है वो हमारे यहाँ हमारे आयात शुल्क से ज्यादा है। यही बात मैं पहले कह रहा था, शुरुआती बात मैंने कही थी कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम इत्यादि पर जो आयात शुल्क लगा है एवरेज टैरिफ, वो हमारे 27% से अधिक है। तो ये सब बातें ये आज की बातें हैं, मगर देखिए इन सब विषयों पे आगे चलते हुए इस साल में चर्चा होगी। तो ये जाहिर है कुछ पदार्थों पे नकारात्मक असर होगा, मगर हमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे भी अमेरिका सिर्फ एकमात्र एक देश है जहां पर हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। मगर ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक्सपोर्ट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, निर्यात का योगदान हमारी जीडीपी में कितना है, कुल मिला के 20% है, जिसका अगर आप ये कहें कि निर्यात अमेरिका को जो निर्यात होता है वो उससे केवल 4-5% हमारा जीडीपी को असर करता है, और उसमें से सारे पदार्थों पे तो वैसे भी टैरिफ नहीं लगाएगा। बिल्कुल नहीं। तो प्रोफेसर मेहरोत्रा, आपने बड़े अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की, और मेरा आखिरी में आपसे एक सवाल है कि इसका मतलब यह है कि सारे सेक्टर्स पर इतनी भारी मार नहीं पड़ने वाली है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कि हमें ऐसा क्या प्रिपेयर अपने आप को करना पड़ेगा ताकि अमेरिका की जो लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसीज है उसका कोई एडवर्स इफेक्ट हमारे ऊपर ना पड़े? 2 काम करने होंगे। पहली चीज तो जहां जिन जिन पदार्थों पे हमारा मार्केट हमारे निर्यात पे नकारात्मक असर हमको दिखाई देगा आगे चलते हुए इस साल में, आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये हमें देखना पड़ेगा ना कि क्या असर होता है असलियत में, क्योंकि ये सिर्फ हम पर नहीं लगा है, और लोगों के भी चपत लगी है। तो और लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये खेल है, समझ लीजिए दुनिया में सारे लोग एक साथ खेल खेलेंगे, तो इसका क्या असर निकलेगा ये हमें साल 1.5 साल के बाद पता चलेगा। पहली बात तो हमें अपने को तैयार रखना पड़ेगा कि हम ऑल्टरनेटिव मार्केट्स को एक्सप्लोर करें, पहली बात। दूसरी बात देखिए नीलू जी, 100 बात की एक बात ये है कि हमें एक मैन्युफैक्चरिंग देश बनना आवश्यक हो गया है। अगर हमें रोजगार पैदा करना है तो हमें छोटी इकाइयों पे जोर देना होगा, और हमें मैन्युफैक्चरिंग पे छोटी इकाइयों द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाए उस पे जोर देना होगा, और अपने डोमेस्टिक मार्केट को और बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। उन्हीं स्थितियों में हमारा मार्केट और एक्सपैंड करेगा, क्योंकि जो स्केल है हमारे मैन्युफैक्चरिंग का वो स्केल है ही नहीं कि हम बड़े भारी मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर देश बन जाएं। हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर देश है ही नहीं, वियतनाम है, चीन है, हम नहीं बन पाए हैं आज तक। तो हमें अपनी, अब आप मतलब हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं आपके संग कि मेक इन इंडिया का ढिंडोरा पीटा जा रहा है 10 साल से नीलू जी, मगर हम पाते क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग का योगदान हमारी जीडीपी में जो 17% था 25 साल से 2013-14 तक, वो घट करके आज की तारीख में 13% हो गया है। 17 से 16, 15, 14, फिर 13 हो गया है। धीमे धीमे वो फिर थोड़ा सा बढ़ा है, मगर पॉइंट ये है कि हमको रोजगार पैदा करना है गैर कृषि क्षेत्र में। हमारे लोग तो कृषि में वापस चले गए हैं, 8 करोड़ लोग कृषि में वापस चले गए। मैं मतलब जो रोजगार जो मैन्युफैक्चरिंग में
उत्पन्न होना था, जिसकी बड़ी उम्मीदें लगाई गई थी 10 साल पहले, मेक इन इंडिया का बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है पिछले 10 साल से, वहां तो बढ़ोतरी होनी। तो हमें अपने अंदर देखना है, न कि विदेश से में हमको क्या क्या हासिल करना है, उस पर चिंता करने की बहुत जरूरी है आज की तारीख में। उसके बारे में भी सोचना है, ये मैं नहीं कह रहा, ये गलत ना समझे आप मेरा। लेकिन फिलहाल जो आप ये कह रहे हैं कि इमीडिएटली कोई ऐसा पैनिक सिचुएशन भारत के लिए नहीं है, अभी नहीं लेकिन है। हाँ ठीक है, और हमें जी, लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी जो लॉन्ग बिल्कुल क्या बिल्कुल हम प्लान करेंगे उसको लेकर हमें प्लान करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल। प्रोफेसर पुत्रा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।